नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों 7 फरवरी को जो PGCIL का पेपर हुआ था उसकी आंसर की आज आ चुकी है एंड मैं धन्यवाद करना चाहूँगा शुभम वर्मा का जिन्होंने ये पेपर मेरे साथ शेयर करा। तो आज की वीडियो में हम पेपर को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट का एनालाइज करेंगे, देन हम नॉन टेक्निकल पार्ट में जाएंगे। वीडियो को मैं कम से कम टाइम में पूरा करने की कोशिश करूंगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटर टाइप इज कॉमनली यूज्ड इन पावर प्लांट एंड लार्ज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। आपके ऑप्शन हैं डीसी अल्टरनेटर, ब्रशलेस अल्टरनेटर, इंडक्शन अल्टरनेटर और सिंक्रोनस अल्टरनेटर। हम पावर प्लांट में अधिकतर यूज करते हैं सिंक्रोनस अल्टरनेटर का। इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होता है नॉन साइलेंट पोल और एक होता है साइलेंट पोल। ये दो तरह के अल्टरनेटर हम पावर प्लांट में यूज करते हैं क्योंकि अल्टरनेटर की जो एफिशिएंसी होती है वो हाई एफिशिएंसी होती है और इसमें हमें लार्ज आउटपुट पावर मिल सकता है और इसका कंट्रोलिंग भी प्रिसाइज रहता है। तो इसी कारण से हम यूज करते हैं सिंक्रोनस अल्टरनेटर का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डीसी मोटर व्हाट सिग्निफिकेंट रोल डज द सीरीज कॉइल प्ले। आपके ऑप्शंस है ए रेगुलेट मोटर स्पीड, बी मिनिमाइज आर्मेचर रिएक्शन, सी कंट्रोल रिवर्स रोटेशन एंड डी प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क। डीसी मोटर स्टार्टर के दो मुख्य काम होते हैं। पहला, ये हाई इनरश करंट को कंट्रोल करता है ताकि मोटर की वाइंडिंग सेफ रहे। दूसरा, ये प्रोवाइड करता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क क्योंकि दोस्तों सीरीज कॉइल मैग्नेटिक फील्ड को मजबूत करती है और जब मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होगा तो हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। और सीरीज कॉइल में नंबर ऑफ रजिस्टर भी ऐड करे जाते हैं ताकि सर्ज करंट से बचा जा सके। तो ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क के साथ हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है इन रश करंट से। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायक एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ रेगुलर डायोड। दोस्तों ट्रायक एक 3 टर्मिनल और 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 4 लेयर लिखा है। टर्मिनल के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा गया है। तो 4 लेयर तो इसकी होती है और डायोड में क्या होती है, डायोड में केवल 2 लेयर होती है। और इसकी 4 लेयर कैसी होती है, पीएन टाइप इसकी 4 लेयर होती है और इसके टर्मिनल होते हैं MT1, MT2 और एक टर्मिनल होता है गेट। और ये बेसिकली एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ट्रायक हैज 4 लेयर वाइल डायोड हैज 2 लेयर। और एक और चीज इसमें होती है, ट्रायक बाई डायरेक्शनल होता है और डायोड यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि डायोड केवल फॉरवर्ड बाइस में काम करता है, रिवर्स बाइस में काम नहीं करता है। क्वेश्चन 4 है, अल्टरनेटर की गति में वृद्धि से उसकी आवृत्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अल्टरनेटर की जो गति होती है वो होती है NS = 120 F/P, यानी कि जो सिंक्रोनस स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर स्पीड घटेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। सेम चीज अगर इसमें क्वेश्चन में पोल के बारे में पूछा जाता तो सिंक्रोनस स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोल के, यानी कि अगर पोल बढ़ेंगे तो स्पीड घटेगी और पोल घटेंगे तो स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पे आवृत्ति के बारे में पूछा है, अगर गति में वृद्धि होगी तो आवृत्ति बढ़ेगी। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज द टिपिकल शेप ऑफ द कॉइल इन अ कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। आपके ऑप्शन है ए सिलेंड्रिकल, बी रेक्टेंगुलर, सी स्फेरिकल एंड डी स्पाइरल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे कॉइल पूछा गया है, कोर नहीं पूछा गया है, कोर और कॉइल। क्योंकि अगर हम बात करें कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की तो जो उसकी कोर बनी होती है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की वो रेक्टेंगुलर फ्रेम की होती है और इसकी जो कॉइल होती है वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है फॉर स्मॉल साइज ट्रांसफॉर्मर। अगर लार्ज साइज ट्रांसफॉर्मर हुआ तो जो उसकी कॉइल होगी वो बनेगी सर्कुलर शेप की, यहाँ से बोल सकते हैं सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप। तो स्मॉल साइज के लिए हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल शेप और लार्ज साइज के लिए हम यूज करते हैं सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में घरेलू विद्युत प्रणालियों के लिए मानक वोल्टेज क्या है जो छत के पंखों के कनेक्शन को प्रभावित करता है। देखिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग कुछ बुकों में 220 वोल्ट है, कुछ बुकों में 240 वोल्ट है। तो इसके बीच के अंदर ही आपकी वोल्टेज वेरिएशन आता है। तो अगर आप ऑप्शन में भी देखेंगे तो 220 वोल्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। तो अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, वो डायोड और ट्रायक का है। तो अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन भी बहुत जल्दी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा के बचाव श्वास रेस्क्यू ब्रेथ देने का उद्देश्य क्या है। देखिए इसे बोला जाता है, जब हम किसी को रेस्क्यू ब्रेथ देते हैं तो उसे बोला जाता है CPR और इसका मुख्य उद्देश्य होता है फेफड़ों को ऑक्सीजन प्रदान करना। जब कोई व्यक्ति दोस्तों सांस नहीं ले पाता तो उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसी के बचाव के लिए हम क्या करते हैं, हम माउथ के थ्रू CPR देते हैं जिससे उसके फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज सुटेबल फॉर मेजरिंग द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ UPS। आपके ऑप्शन है ए फंक्शन जनरेटर, बी मल्टीमीटर, सी ऑसिलोस्कोप एंड डी लॉजिक एनालाइजर। देखिए अगर हम बात करें कॉमन मेजरिंग टूल की तो हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं
लेकिन वो मल्टीमीटर डिजिटल मल्टीमीटर अधिकतर होना चाहिए, क्योंकि हम इसके थ्रू आरएमएस वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। या हमारे पास दूसरा क्या होना चाहिए, ट्रू आरएमएस मल्टीमीटर। और थर्ड क्या है, अगर हमें आउटपुट वोल्टेज को मेजर करना है, वो है ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप क्या करता है, एक वोल्टेज टाइम ग्राफ को प्लॉट करता है, जिसके थ्रू हम प्रॉपर्ली आउटपुट वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कॉमन मेजरिंग टूल होता तो मैं इसको चूज करता मल्टीमीटर, क्योंकि ऑप्शन में मल्टीमीटर के भी टाइप नहीं दिया हुआ है। तो सबसे बेस्ट जो मेथड होगा वो होगा ऑसिलोस्कोप, क्योंकि ऑसिलोस्कोप में हम हार्मोनिक्स, वोल्टेज फ्लक्चुएशन को भी मेजर कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ ट्रांसफार्मर कोर इन बोथ शेल एंड कोर टाइप ट्रांसफार्मर। दोस्तों ट्रांसफार्मर वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बताता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एक कॉइल की जो एनर्जी होती है वो दूसरे कॉइल में ट्रांसफर हो जाती है। और ट्रांसफार्मर में क्या जनरेट होता है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, जिसके थ्रू प्राइमरी साइड की जो एनर्जी है वो सेकेंडरी साइड में ट्रांसफर हो जाती है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ जनरेट करता है। और जो कोर बना होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, जिसकी वजह से इसे लो रिलक्टेंस मिलता है, यानी कि लो रेजिस्टेंस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इजिली फ्लो कर पाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 10 है, व्हाट माइट बी द मोस्ट प्रोबेबल कॉज इफ द मिक्सर प्रोड्यूस अ बर्निंग स्मेल ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो अगर मिक्सर में बर्निंग स्मेल आ रही है तो इसका मेन कारण हो सकता है एक्सेसिव हीटिंग या ओवर हीटिंग। ये किसकी वजह से हो सकता है, ये ओवरलोड की वजह से हो सकता है, ये लैक ऑफ लुब्रिकेशन की वजह से हो सकता है, और ये इंटरनल फॉल्ट की वजह से हो सकता है। तो इन 3 कारण की वजह से मोटर में ओवर हीटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से बर्निंग स्मेल आती है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ अ SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। आपके ऑप्शन हैं पावर कंट्रोल इन AC सर्किट, बी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, सी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड डी ऑडियो एम्प्लीफिकेशन। दोस्तों SCR, ट्रायक, डायक, ये क्या होते हैं, ये बेसिकली पावर कंट्रोल करते हैं। पावर कंट्रोल इन द सेंस कोई वोल्टेज कंट्रोल करता है, कोई करंट कंट्रोल करता है। तो SCR के मुख्य ये काम होते हैं। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो तीनों ऑप्शन ये ज्यादातर कौन करता है, ये OP-एम्प करता है, ऑपरेशन एम्पलीफायर, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन या ऑडियो एम्पलीफिकेशन में काम आता है। थायरिस्टर किस में काम आते हैं, पावर कंट्रोल में काम आते हैं। दोस्तों SCR भी एक बाई डायरेक्शनल स्विच होता है, जिसमें करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। पर ये करंट कब फ्लो करेगा, जब गेट ट्रिगर होगा। तो SCR का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, हम डिमर में कर सकते हैं, हम मोटर स्पीड कंट्रोल में कर सकते हैं, हम पावर सप्लाई में कर सकते हैं, हम बैटरी चार्जिंग में कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल काफी जगह पे होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 है, घरेलू सेवा कनेक्शन में लोड फैक्टर उपकरण के आकार को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों लोड फैक्टर क्या होता है, वो होता है एवरेज डिमांड अपॉन में मैक्सिमम डिमांड, और इसे ये भी लिखा जाता है एनर्जी जनरेटेड इन गिवन टाइम अपॉन में मैक्सिमम डिमांड इन आवर या डेज। तो लोड फैक्टर अगर इंक्रीज होगा तो एनर्जी जनरेशन भी इंक्रीज होगा। तो अगर हमें हाई एनर्जी जनरेशन चाहिए तो हमें लार्जर इक्विपमेंट की या लार्जर रेटिंग के इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट हैपन टू द टोटल वोल्टेज व्हेन आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज। दोस्तों जब हम सीरीज में सेल को कनेक्ट करते हैं तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ। तो इससे टोटल वोल्टेज ऐड हो जाता है। सेम जैसा सीरीज कनेक्शन होता है उसमें करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज ऐड होता है। तो अगर हम सेल को भी कनेक्ट करेंगे सीरीज में तो इसमें भी वोल्टेज ऐड हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ इज स्लिप कैलकुलेटेड इन एन इंडक्शन मोटर। तो स्लिप होता है दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन में सिंक्रोनस स्पीड। तो आंसर में क्या लिखा हुआ है, स्लिप इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड द रोटर स्पीड। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच अमंग द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर इज मोस्ट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। दोस्तों इलेक्ट्रिकल फायर के लिए हम CO2 या ड्राई पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन CO2 ज्यादा एफिशिएंट रहता है क्योंकि CO2 नॉन कंडक्टिव होता है और ये बहुत जल्दी ऑक्सीजन को एयर से रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फायर इजीली एक्सटिंग्विश या बुझ जाती है। हम ड्राई पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए, लेकिन ड्राई पाउडर का एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक क्या है, एक तो ये पाउडर बेस होता है जो इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, और दूसरा ये फायर को बुझा तो देता है लेकिन इसकी जो फायर की हीट होती है उसको वो कूल नहीं कर पाता है अच्छी तरीके से। तो अगर फायर की हीट को ठीक से कूलिंग नहीं मिले तो फायर दोबारा लग सकती है। तो इसी वजह से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है, CO2 होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अ 3-phase सिस्टम व्हाट फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट अपरेंट पावर व्हेन गिवन द वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। तो अगर 3-phase सर्किट है तो हम लगाते हैं √3 × VL × IL, क्योंकि यहाँ पे लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बारे में पूछा था। आंसर में VL IL नहीं है लेकिन √3 यहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका
राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कंडक्टर आर ऑफन प्रिपेयर्ड व्हेन वेट इज कंसर्न्ड सच एज लॉन्ग डिस्टेंस ओवरहेड पावर लाइन। तो दोस्तों ओवरहेड पावर लाइन में आपने देखा होगा, सिंपल क्वेश्चन को समझने की कुछ खास जरूरत नहीं है। हम ना ही लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ना ही रबड़ का इस्तेमाल करते हैं, ना ही कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, हम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन देख के ये वाला तो सॉल्व हो जाना चाहिए था। और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करा क्यों जाता है? एक तो ये लाइट वेट होता है जिसकी वजह से शैगिंग जो होती है ओवरहेड कंडक्टर में वो कम हो जाती है। इसकी कंडक्टिविटी भी काफी अच्छी रहती है, कॉपर से कंपेयर करें हाँ थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन कंडक्टिविटी स्टिल इसकी काफी अच्छी रहती है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो इसी वजह से हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है केबल चेन में केबल की लंबाई एक महत्वपूर्ण विचार क्यों है? दोस्तों केबल की जो लेंथ होती है या लंबाई होती है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करती है रेजिस्टेंस को, यानी कि जितनी ज्यादा केबल की लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इसी वजह से हमें केबल की लंबाई का अच्छे से चयन करना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है अ 4 पोल अल्टरनेटर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटेड आउटपुट? सिंक्रोनस स्पीड होती है दोस्तों 120 f अपॉन में p, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, स्पीड 1800 दे रखी है, पोल हमें 4 दे रखे हैं, इससे काटेंगे ये कटेगा 30, इससे एक 0 कटा और 3 से काटेंगे इसे तो ये हो जाएगा 60। तो 60 हर्ट्ज इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 20 है विच टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉमनली यूज्ड फॉर एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग? दोस्तों एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए हम यूज करते हैं ओपैम्प का, जिसे बोला जाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। दोस्तों ऑपरेशनल एम्पलीफायर करता क्या है? ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, दूसरा ये सिग्नल कंडीशनिंग करता है, तीसरा ये ऑडियो को एम्पलीफाई करता है। और दोस्तों इसकी कुछ खासियत होती है, इसका गेन तो हाई होता है लेकिन इसका इनपुट इम्पीडेंस लो होता है और इसका आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है। ये उसकी कुछ खासियत होती है। अब यहाँ पे FGPA क्या होता है? FGPA को बोला जाता है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। ये बेसिकली डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के काम आता है, तो ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट नहीं करता है। माइक्रो कंट्रोलर भी सेम FPGA जैसा होता है, ये डिजिटल डेटा को, और दोस्तों ADC यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये एनालॉग सिग्नल को केवल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है पर इसको कोई प्रोसेसिंग नहीं करता है इसकी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाई इज द ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग टू बी यूज्ड इन सम लार्ज इंडक्शन मोटर? दोस्तों 3 तरह की स्टार्टिंग हम बेसिकली इंडक्शन मोटर में यूज करते हैं। एक होती है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, दूसरी होती है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग और तीसरी होती है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग। तो ये क्या करते हैं? ये हाई स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने में मदद करते हैं। तीनों का काम सेम ही रहता है लेकिन मेथड थोड़े अलग होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस अलग अलग होती है, तो इसी वजह से हम इनका अलग अलग एप्लीकेशन में यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। अभी दोस्तों मैं केवल थोड़ा थोड़ा आपको समझा के एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनका डिटेल वीडियो में बाद में लेके आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 22 है इफ द मिक्सर मोटर रन बट द ब्लेड डोंट रोटेट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इशू फ्रॉम द फॉलोइंग? इसमें लिखा है मोटर रन हो रही है यानी कि मोटर चली है तो पावर फेलियर इसमें नहीं होगा ऑप्शन। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन क्या हो सकता है कि ब्लेड आपके जाम हो गए। तो ब्लेड जाम किसकी वजह से हो सकते हैं? ओवरलोड की वजह से हो सकते हैं, या ब्लेड में कोई कचरा फंस गया हो जिसकी वजह से ब्लेड रोटेट ना कर पा रहा हो, या इसका पूरा लुब्रिकेशन ही खराब हो गया हो, तो इस वजह से ब्लेड जैम की प्रॉब्लम आ सकती है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है इन अ ग्राउंडेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ पॉइंट? देखिए अर्थ पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा 0 रहता है, या इसे बोला जाता है रेफरेंस पोटेंशियल। तो इसको आप ऐसे समझिए कि अगर हमने एक समुद्र से एक बाल्टी को निकाल भी लिया तो समुद्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम अर्थ को एक रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं। और अगर कोई भी सिस्टम प्रॉपर्ली ग्राउंडेड है तो उसका पोटेंशियल 0 ही होगा। सो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज द रिकमेंडेड पिच रेंज फॉर अ हेक्सो ब्लेड विद अ वेवी सेट? तो अगर हम वेव सेट की बात करें तो इसका जो पिच होता है वो 0.8 mm का होता है। और दोस्तों अगर स्टैगर्ड सेट है, अगर क्वेश्चन में वेवी सेट की जगह स्टैगर्ड सेट आता तो इसकी जो पिच रेंज होती वो 1 mm होती। और दोस्तों पिच रेंज होती क्या है? दोस्तों जो ब्लेड के टीथ के बीच की डिस्टेंस होती है उसी को पिच रेंज बोला जाता है। और कौन सी डिस्टेंस? 2 लगातार टीथ के बीच की डिस्टेंस, तो ये होता है पिच रेंज। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट सिग्निफिकेंट रोल डज द फील्ड वाइंडिंग प्ले इन अ डीसी जनरेटर? दोस्तों इसके क्वेश्चन बहुत करवाए थे। फील्ड वाइंडिंग करती क्या है? फील्ड वाइंडिंग का काम है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना। ये डीसी मोटर की सीरीज में क्वेश्चन करवाए गए थे। और मैग्नेटिक फील्ड बाद में इंटरेक्ट करती है आर्मेचर कंडक्टर के साथ टू इंड्यूस EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 26 है, सोल्डर की कौन सा गुण इसके इलेक्ट्रॉनिक घटकों को जोड़ने के लिए उपयुक्त बनाता है। दोस्तों सोल्डर की क्या क्या खासियत होनी चाहिए, एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, दूसरा इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। तो निम्न गलनांक इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हेन मेजरिंग द आउटपुट ऑफ एन इन्वर्टर विद अ मल्टीमीटर व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड इन अ फंक्शनल इन्वर्टर। दोस्तों इन्वर्टर का काम क्या होता है, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो मल्टीमीटर क्या शो करेगा, आरएमएस वैल्यू शो करेगा या एसी वैल्यू शो करेगा, और एसी वैल्यू क्या होती है, एक साइन वेव होती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन अ पैरेलल कनेक्शन ऑफ अ सेल व्हाट हैपन टू द टोटल करंट कंपेयर टू द करंट ऑफ अ सिंगल सेल। क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा सेम रखा गया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी भी कि क्वेश्चंस में वैरायटी काफी कम है। ऐसा लग रहा है 3-4 टॉपिक को उठा के इन्होंने पूरा क्वेश्चन पेपर ही बना दिया है। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में करा था, सीरीज में वोल्टेज ऐड होता है और पैरेलल में करंट ऐड होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। और इसका कनेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ा जाता है और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ा जाता है। इसका कनेक्शन कुछ ऐसा बनता है। इसका राइट आंसर होगा टोटल करंट इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग फॉर यूटिलिटी सर्विस। दोस्तों प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग क्या होती है, जैसे हम प्रीपेड रिचार्ज करवाते हैं अपने फोन का, पहले फोन में रिचार्ज करवाते हैं, बाद में हमें टॉक टाइम मिलता है। सेम इसमें भी क्या होता है, पहले हम मीटर में रिचार्ज करते हैं, देन हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और इसका और एडवांटेज क्या होता है, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग में काफी अच्छी तरीके से काम करता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच कंपोनेंट इज कॉमनली यूज्ड टू टर्मिनेट एंड सिक्योर अ स्ट्रैंडेड इलेक्ट्रिकल वायर टू अ टर्मिनल ब्लॉक इन अ कंट्रोल कैबिनेट। ये क्वेश्चंस भी आपने कम ही करे होंगे। तो वो कौन सा कंपोनेंट होता है, उसे बोला जाता है फर रूल। ये एक तरीके के मेटल ट्यूब होते हैं दोस्तों, जिसमें वायर को क्रिम्प्ड करा जाता है, जिससे इसका कनेक्शन सिक्योर हो जाता है और इसको स्क्रू के थ्रू ब्लॉक करा जाता है या इसको टाइट करा जाता है स्क्रू के थ्रू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाउ डस अ शंट कंट्रीब्यूट टू अ रेंज एक्सटेंशन इन एन एमीटर। दोस्तों अगर हमें एमीटर की रेंज बढ़ानी होती है तो हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं, जिसे बोला जाता है शंट रजिस्टर। तो शंट रजिस्टर का फायदा क्या होता है, ये एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, जिससे कि एक्सेसिव करंट उस लो रेजिस्टेंस से पास हो जाता है और थोड़ा सा करंट एमीटर में फ्लो करता है, जिससे हम करंट की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम जितना शंट रेजिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे तो हम उतना ही करंट कंट्रोल कर सकते हैं जो एमीटर से पास होगा, जिससे हम एमीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डायक। दोस्तों ट्राइक की तरह डायक भी एक 4 लेयर डिवाइस होता है और ये 4 लेयर होती है पीएन की, 2 पी की और 2 एन टाइप की। इसमें भी करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 33 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज अ ट्राइक कॉमनली यूज्ड। ट्राइक का ये दूसरा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। ट्राइक क्या है, एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, इसमें करंट बोथ डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ आमतौर पे करा जाता है, फैन की स्पीड को कंट्रोल करने में, हीटर को कंट्रोल करने में और फेस को कंट्रोल करने में ट्राइक का इस्तेमाल करा जाता है। और एक और इस्तेमाल होता है इसका लाइट को डिम करने में। दोस्तों ट्राइक से क्या करते हैं, हम करंट के फेस को कंट्रोल करते हैं, जिससे इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट करा जा सकता है। दोस्तों सेम मेथड हम इस्तेमाल करते हैं फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन विच ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डीसी मोटर कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रैक्शन पर्पस। आपके ऑप्शन है सबमरीन, पैसेंजर, स्पेस शटल एंड इलेक्ट्रिक ट्रेन। दोस्तों वैसे तो आजकल इलेक्ट्रिक ट्रेन में भी हम डीसी मोटर का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, क्योंकि हम यूज करते हैं इंडक्शन मोटर का। इसका मेन कारण ये है कि एक तो ये काफी ज्यादा रोबस्ट होती है, दूसरा हमें एडिशनल और ज्यादा इक्विपमेंट को लगाने की जरूरत नहीं होती है टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। तो एक ये फायदा होता है। मैं इलेक्ट्रिक ट्रेन को ट्रैक्शन मान के चल रहा हूँ, तो ट्रैक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं डीसी मोटर का। कौन सी मोटर होती है, वो भी डीसी सीरीज मोटर हम बेसिकली यूज करते हैं ट्रैक्शन के लिए। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ रेगुलर लुब्रिकेशन इन द मेंटेनेंस ऑफ अ मोटर जनरेटर सेट। दोस्तों लुब्रिकेशन का काम तो सबको पता है, वो क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है किसी भी मूविंग पार्ट में। और दोस्तों इसका और क्या काम है, ये वेयर एंड टेयर को भी रिड्यूस करता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाउ कैन ग्लेयर बी मिनिमाइज्ड इन लाइटनिंग डिजाइन। हम ग्लेयर को या चकाचौंध जो रोशनी पड़ती है हमारी आंख में, उसको कैसे कम कर सकते हैं। ग्लेयर को हम कम कर सकते हैं डिफ्यूजर की मदद से। डिफ्यूजर क्या करता है, ये लाइट को चारों तरफ समान तौर से फैला देता है, जिससे ग्लेयर का इफेक्ट कम हो जाता है। या हम एक शेडेड ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो डायरेक्ट लाइट हमारी आंख में पहुंचती है वो ब्लॉक हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट यूज्ड टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी इन फोटोवोल्टिक सिस्टम। दोस्तों सोलर एनर्जी को
कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं सोलर सेल का, और सोलर सेल बने होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल के, क्योंकि सेमीकंडक्टर की एक खासियत होती है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर कॉमनली यूज। दोस्तों रेफ्रिजरेटर में हम यूज करते हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का, और कौन सी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है वो होती है कैपेसिटर रन मोटर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग DIN रेल इन अ कंट्रोल कैबिनेट वायरिंग। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि DIN रेल को बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आमतौर पे नहीं आते हैं। इसका नाम मैं थोड़ा प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ। इसको बोला जाता है दिस्चू इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्मंग। ये एक जर्मन स्टैंडर्डाइजेशन है, या ये एक जर्मन स्टैंडर्ड है फॉर कैबिनेट वायरिंग, यानी वायरिंग को एक प्रॉपर तरीके से लगाने का एक स्टैंडर्ड है। तो DIN रेल क्या होती है, एक लार्ज मेटल स्ट्रिप होती है दोस्तों, जिसमें खांचे बने होते हैं, जिसमें हम कई सारे कंपोनेंट को, जैसे सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गया, टर्मिनल ब्लॉक हो गया, PLC हो गया, इसको डायरेक्टली उस मेटल ब्लॉक में इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 40 है, सेल प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक वाइंडिंग को आमतौर पर द्वितीयक वाइंडिंग के संबंध में कहाँ रखा जाता है। एग्जामिनर कोर और सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करना चाह रहा है यार क्वेश्चंस में। दोस्तों सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में 3 लिम्ब होते हैं, इन्हें बोला जाता है लिम्ब। 2 कोर होते हैं और एक मिडल लिम्ब होता है, और जो मिडल लिम्ब होता है उसका साइज कोर के लिम्ब से अलग होता है, और जो वायरिंग करी जाती है सेल टाइप में वो मिडल लिम्ब में करी जाती है। तो सेल टाइप में जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है वो कोर के अंदर होती है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हेन टेस्टिंग अ डायोड यूजिंग अ मल्टीमीटर व्हाट रीडिंग वुड यू टिपिकली एक्सपेक्ट व्हेन द मल्टीमीटर लीड्स आर कनेक्टेड इन द फॉरवर्ड बाइस डायरेक्शन। दोस्तों जब हम डायोड को फॉरवर्ड बाइस डायरेक्शन में कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो करता है, और करंट कब फ्लो करेगा, जब इसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो सिलिकॉन की बात करें तो कितना वोल्टेज दिखाएगा, 0.6 से 0.7 का वोल्टेज दिखाएगा, और जर्मेनियम दिखाता है 0.2 से 0.3 वोल्ट। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हेन इंस्पेक्टिंग द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इफ यू फाइंड अ स्क्वायरल केज कंस्ट्रक्शन व्हाट टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर इट्स इंडिकेट। अगर स्क्वायरल केज कंस्ट्रक्शन है तो वो होगी 3 फेस इंडक्शन मोटर। 2 तरह की 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है, एक स्क्वायरल केज होती है और दूसरी होती है वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। तो ये 2 तरह की इंडक्शन मोटर होती है 3 फेस की। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाई इज कैपेसिटर प्रेफरली यूज्ड इन अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, तो अगर हमें स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग में फेज डिफरेंस क्रिएट करना है तो हम अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हिस्टैरिसीस मेथड हो गया, रिलक्टेंस मेथड हो गया, स्प्लिट फेस मेथड हो गया, कैपेसिटर स्टार्ट मेथड हो गया, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मेथड हो गया। तो ये अलग तरह के मेथड होते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये एक फेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे हम कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं तो कैपेसिटर क्या करेगा, ये स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में हाई फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा, और जितना ज्यादा फेज डिफरेंस क्रिएट होगा उतना ही अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। तो हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर का इस्तेमाल स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाई आर VFD कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। VFD यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो ये क्या है, एक तरीके का मोटर कंट्रोलर है, जिसमें हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कंट्रोल करके मोटर की स्पीड को काफी अच्छी तरीके से, यानी कि प्रिसाइज स्पीड ऑफ मोटर कंट्रोल हमें मिलता है, जिससे इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, वेयर एंड टेयर कम होते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेज है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा, टू कंट्रोल दी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाउ डज दी RMS वैल्यू कंपेयर टू दी एवरेज वैल्यू इन एन AC सर्किट। दोस्तों AC सिस्टम में जो RMS वैल्यू होती है वो होती है Vm/√2, और एवरेज वैल्यू जो होती है वो होती है 2 Vm/π। तो मान के चलिए जो Vm है यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है। तो मान के चलिए जो Vm की वैल्यू है वो 100 वोल्ट है, तो RMS वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाई √2, ये बराबर हो जाएगा 70 वोल्ट के। और एवरेज वैल्यू में अगर हम लगाएं तो 2 × 100/π, पाई की वैल्यू मैंने ली 3.14, तो ये हो जाएगा 63 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि RMS वैल्यू हमेशा एवरेज वैल्यू से ज्यादा रहती है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हेन यूजिंग CO2 एक्सटिंग्विशर ऑन एन इलेक्ट्रिकल फायर
फायर, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन। तो CO2 क्या करता है, एयर से ऑक्सीजन को रिमूव करता है। तो जब ऑक्सीजन को रिमूव करेगा तो सफोकेशन होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसीलिए हमें प्रॉपर वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। प्रॉपर वेंटिलेशन में क्या हो सकता है, या तो हम विंडो या डोर को ओपन कर दें या प्रॉपर मास्क लगा के फायर को बुझा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाई इज लो वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। दोस्तों लो वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये लीकेज करंट को पाथ प्रोवाइड करता है। क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट हमेशा क्या करता है दोस्तों, लो रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है करंट वहीं से बहने की कोशिश करता है। जितना कम रेजिस्टेंस होगा तो लीकेज करंट यहाँ से इजिली पास हो जाएगा, जिससे कि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं और इक्विपमेंट भी डैमेज होने से बच सकता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 48 है, इफ अ पावर सप्लाई इज प्रोवाइडिंग अनस्टेबल वोल्टेज विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर डायग्नोजिंग द इशू। दोस्तों इसका जो मुझे आंसर लग रहा है वो पावर एनालाइजर लग रहा है। रीजन मैं बता देता हूँ। ऑसिलोस्कोप और पावर एनालाइजर दोनों ही यहाँ पे काम कर सकते हैं। ऑसिलोस्कोप क्या करेगा, ये वोल्टेज के वेवफॉर्म को एनालाइज करेगा। कोई वोल्टेज में स्पाइक तो नहीं आई, कोई वोल्टेज में डिप तो नहीं आया या कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया। ऑसिलोस्कोप भी अनस्टेबल वोल्टेज को देखने में मदद कर सकता है। दोस्तों पावर एनालाइजर एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको डिजाइन ही केवल पावर क्वालिटी के पैरामीटर को मेजर करने के लिए करा जाता है। इसमें हम कई चीजें मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं, पावर फैक्टर को मेजर कर सकते हैं, हार्मोनिक को मेजर कर सकते हैं। तो इससे हमें प्रिसाइज डायग्नोसिस मिलता है किसी भी पावर सोर्स का, और इसमें हम डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये मल्टी पैरामीटर मेजरमेंट होता है पावर एनालाइजर। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर 2। मैं होता तो मैं इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट करके आता, इन्होंने ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट करा है। लेकिन पावर एनालाइजर, अगर ऑप्शन में पावर एनालाइजर नहीं होता तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 ही होता। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और पढ़ूंगा क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है उसमें पावर एनालाइजर ही सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू इंस्पेक्ट एंड टाइट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ड्यूरिंग रूटीन मेंटेनेंस फॉर अ मोटर जनरेटर सेट। ये तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक कनेक्शन को टाइट क्यों करा जाता है, क्योंकि लूज कनेक्शन में फायर होने का खतरा रहता है। क्योंकि दोस्तों इसमें हीट जनरेशन ज्यादा होता है जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में फायर हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट डज द टर्म ल्यूमन मेजर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इल्यूमिनेशन। दोस्तों ल्यूमन मेजर करता है लाइट इंटेंसिटी को। लाइट इंटेंसिटी यहाँ पे क्या दर्शाता है, ये ब्राइटनेस को दर्शाता है। जितना ज्यादा ल्यूमन होगा उतनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ग्राउंडिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अर्थिंग करना, ग्राउंडिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये लीकेज करंट को या फॉल्ट करंट को एक पाथ प्रोवाइड करता है जिससे हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं और दोस्तों इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी इससे सेफ रहते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज द कॉमन मेथड यूज्ड फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इन अ सिंक्रोनस मोटर। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर 3 कंडीशन में काम करती है, अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड और नॉर्मली एक्साइटेड। अंडर एक्साइटेड में बैक ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज से कम होता है, इसे भी बोला जाता है लैगिंग पावर फैक्टर। ओवर एक्साइटेड में बैक ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होता है, इसे बोला जाता है लीडिंग पावर फैक्टर। और नॉर्मल में बैक ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज बराबर हो। तो अगर हमें पावर फैक्टर इंप्रूव करना है तो हम 2 काम कर सकते हैं, या तो सिंक्रोनस मोटर के साथ हम कैपेसिटर को ऐड कर दें या सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइट की कंडीशन में चलाएं। तो यहाँ पे ओवर एक्साइट की कंडीशन में तो कहीं लिखा नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं लिखा हुआ है। तो अगर हम पावर फैक्टर को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हम कैपेसिटर को पैरेलल में ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, लीडिंग रिएक्टिव पावर जनरेट होगी और लीडिंग रिएक्टिव पावर से पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, अकॉर्डिंग टू विच लॉ डज द बैक ईएमएफ इन अ डीसी मोटर रिलेट टू द आर्मेचर करंट एंड रोटेशनल स्पीड। दोस्तों ये डिपेंड करता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। दोस्तों फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बताता है कि जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करा जाए तो ईएमएफ जनरेट होता है। और दोस्तों डीसी मोटर के केस में क्या होता है, जब आर्मेचर कंडक्टर रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाउ कैन द फंक्शनलिटी ऑफ अ ट्रायक बी असेस्ड यूजिंग अ सीआरओ। फिर से एक ट्रायक का क्वेश्चन आ गया। तो सीआरओ से हम क्या चेक कर सकते हैं, अभी हमने 2-3 क्वेश्चन करे थे कि ट्रायक एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, यानी कि वो दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है। तो सीआरओ क्या दर्शाएगा, ये वेवफॉर्म दर्शाएगा करंट की, क्योंकि ट्रायक एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में काम करेगा। तो हमें जो वेवफॉर्म मिलेगी हमें एक तरीके की साइन वेव मिलेगी। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ट्रायक प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन हो। दोस्तों कुछ पर्सनल इमरजेंसी की वजह से मैं इस सीरीज को अभी रोक रहा हूँ एंड सॉरी फॉर दैट। कल या परसों तक मैं इस सीरीज को कंप्लीट कर दूंगा। एंड दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।